वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 8वें तक़सीम स्नात तकरीब को खिताब किया। 45 मेगावाट सलाहियत वाले मोनो क्रिस्टाइल फोटोवोल्टाइक और आबी तकनीकी मरकज का रखा संग बुनियाद। राजधानी लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने उस वक्त के आबपाशी महकमे के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को किया गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा। वज़ीर आला ने जायद चौकसी की दी हिदायत। दिल्ली सरहद से मुल्हक अजला में खुसूसी मुहिम। और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मिशन मोड में चलाने की हिदायत दी। प्रोजेक्ट का लिया जायजा। जून 2021 तक काम शुरू करने की स्कीम। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांधीनगर में वाक़ पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की 8वीं तक़सीम स्नात तकरीब में शामिल हुए। इस तकरीब में तकरीबन 2600 तलबा को डिग्री और डिप्लोमा दिया गया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने 45 मेगावाट सलाहियत वाले मोनो क्रिस्टाइल फोटोवोल्टाइक और आबी तकनीकी मरकज का संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस यूनिवर्सिटी के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन, ट्रांसलेशनल रिसर्च सेंटर और खेल कंपाउंड का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के तलबा को उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात दी। जैसे इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स मिल रहे हैं। आपको बधाई। आपके परिश्रम के लिए आपने जो इस यूनिवर्सिटी में सीखा है उसके लिए, और शुभकामनाएं। नेशन बिल्डिंग के जिस बड़े लक्ष्य को लेकर आज आप यहां से प्रस्थान कर रहे हैं, उस नई मंजिल के लिए, नए सफर के लिए मुझे विश्वास है कि आप अपनी स्किल, अपने टैलेंट, अपने प्रोफेशनलिज्म से आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि आज मुल्क अपने कार्बन फुटप्रिंट को 30 से 35% तक कम करने के हदफ के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी कोशिश है कि इस दहाई में अपनी जरूरियात में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी 4 गुना तक बढ़ा लें। आज देश अपने कार्बन फुटप्रिंट की 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सामने जब ये बात लेकर के मैं गया, दुनिया को अचरज था, क्या भारत ये कर सकता है? प्रयास ये है कि इस दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को हम 4 गुना तक बढ़ाएंगे। देश की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी आने वाले 5 सालों में करीब करीब 2 गुना करने के लिए काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में मरकजी जांच ब्यूरो ने महकमा आबपाशी के उस वक्त के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रूप सिंह यादव और सीनियर असिस्टेंट राजकुमार को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने जुमे को दोनों के अदालत में पेश करके 4 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड भी ली है। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने इस घोटाले से मुतालिक महकमे की जांच से जानिब से लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे की बुनियाद बनाकर 30 नवंबर 2017 को नया मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। गौरतलब है कि गोमती रिवर फ्रंट तज़यीनकारी स्कीम में महकमा आबपाशी के उस वक्त के इंजीनियरों ने काफी गड़बड़ी की थी। इसकी शुरुआती स्कीम तकरीबन 500 करोड़ थी, लेकिन बाद में इसे 1000 करोड़ किया गया। फिर इसकी लागत बढ़ाने हुए इसे 1427 तक पहुंचा दिया गया। मुकर्ररा शरहों से काफी महंगी कीमत पर सामान खरीदे गए। उस वक्त के इंजीनियरों पर इल्जाम है कि उन्होंने मनमाने तरीके से काम किया। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन फिर बढ़ने लगा है। लखनऊ के अलावा दिल्ली से मुल्हक रियासत के अजला में कोरोना मुतासरीन की तादाद में
गुज़िश्ता 24 घंटों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मुतासरीन के 2,858 नए मामले आए हैं, जबकि 2,220 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस दौरान 20 लोगों की मौत भी हुई है। रियासत में कुल 23,357 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। राजधानी लखनऊ में कोरोना इन्फेक्शन नवंबर में दोगुने से ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है। इस दरमियान वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली से मुल्क अजला में जायद चौकसी बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि वजीर बराए तिब्बी तालीम गाजियाबाद की और वजीर सेहत गौतम बुद्ध नगर की सेहत खिदमात का जायजा लें। इन दो अजला के अलावा लखनऊ, कानपुर शहर, मेरठ, प्रयागराज और गोरखपुर में खुसूसी चौकसी बरतने की हिदायत दी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलात सनवरीन सहगल ने बताया है कि दिल्ली से आने वाले लोगों की रैंडम चेकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया है कि सेहत महकमे की टीम के जरिए तकरीबन 3 करोड़ घरों के 14 करोड़ 22 लाख लोगों से राब्ता करके कोरोना के इन्फेक्शन की मालूमात हासिल की गई है। वजारत सेहत व कुनबा बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वबा से मुतासरा लोगों में से अब तक 84,78,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 49,715 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। महकमे में मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 93.67% हो गया है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात घटकर 1.47% रह गई है। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गंगा एक्सप्रेस वे एंट्री कंट्रोल प्रोजेक्ट की तामीर शुरू करने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाए। प्रोजेक्ट की तामीर की जरूरी रस्मी कार्रवाई को पूरा करके जून माह 2021 तक काम शुरू कर दिया जाए। काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो सके, इसे ध्यान में रखकर फैसला किया जाए। वजीर आला आज यहां अपनी सरकारी रहायशगाह गंगा एक्सप्रेस वे एंट्री कंट्रोल प्रोजेक्ट का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा है कि सभी तामीरी कामों के शुरू होने के साथ ही उनके मुकम्मल होने की तारीख भी यकीनी बनाई जानी चाहिए। किसी भी तामीरी काम के लिए गैर जरूरी रिवाइज्ड स्टेटमेंट पेश करने की जरूरत नहीं है। वजीर आला ने गंगा एक्सप्रेस वे के तामीरी काम को पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ाने की हिदायत देते हुए कहा है कि प्रोजेक्ट के सभी इम्कानात तलाश किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत गंगा एक्सप्रेस वे एंट्री कंट्रोल प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। जरूरत पड़ने पर रियासती हुकूमत अपने वसाइल से उसका तामीरी काम मुकम्मल कराएगी। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत ने नामुवाकिफ हालात में भी किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज कामयाबी के साथ अपने वसाइल के इस्तेमाल करके माफ किया। उस वक्त के मुकाबले में हाल ही में रियासत की सूरत हाल बहुत अच्छी है। सरकारी सरमाया का रियासत पे सरमायाकारी के लिए पुरजोश है। रियासती हुकूमत के सनती तरक्यात वजीर सतीश महाना ने कानपुर शहर के तरक्याती कामों के सिलसिले में सर्किट हाउस में जायजा मीटिंग की। इस दौरान सतीश महाना ने अफसरान से तरक्याती कामों की रफ्तार में आ रहे मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की। सनती तरक्यात वजीर ने जिले के कैंट और झरकटी के रेलवे ब्रिज मार्च तक शुरू किए जाने के साथ ही COD पुल की साइड इंटरलॉकिंग काम की भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि आवाम से वाबस्ता सभी महकमे के जायजा मीटिंग में शामिल करते हुए बराह रास्त आवाम से मुताल्लिका तरक्याती कामों को मुकर्ररा हद में पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। सतीश महाना ने बताया है कि भारत सरकार के 15वें मालियाती कमीशन की गाइडलाइन में एयर क्वालिटी इंडेक्स और आलूदगी से मुताल्लिक मुद्दों के लिए नगर निगम को 75 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके लिए स्कीम बनाकर काम किया जाना चाहिए जिससे कि आलूदगी पर काबू पाया जा सकेगा। प्रॉब्लम है तो रेलवे के लिए निर्धारित मीटिंग कर ली है। जल संस्थान से जल निगम से संबंधित जो इशूज है, नमामि गंगे में बहुत सारे स्थानों पर जहाँ पर इन्होंने सीवर लाइन डाली है, वो सड़कें नहीं बनी, उन सड़कों के संदर्भ में जिम्मेवारियाँ तय करी गई हैं कि कौन जिम्मेवार होगा और कब तक उसको पूरा कर दिया जाएगा। NHAI से संबंधित जो इशूज हैं उसको रिजॉल्व करने की बात करी। जो अलग अलग विभागों से संबंधित, मैंने कहा जो सीधा जनता से जुड़े हुए विभाग हैं उनकी समीक्षा बैठक आज थी और एक सकारात्मक नोट के अंतर्गत वो समीक्षा बैठक चली जिसमें जनता से संबंधित जो भी इश्यूज हैं वो समयबद्ध तरीके से ठीक हो जाएं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो गाइडलाइन 15वें वित्त आयोग की आई है उसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI और जो प्रदूषण से संबंधित इश्यूज हैं उसके लिए लगभग 75 करोड़ रुपया नगर निगम को मिला है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के ज्यादा पसमानदा जिला सोनभद्र को घर घर नल स्कीम की सौगात देंगे। आइंदा 22 नवंबर को मुजवजा वर्चुअली इफ्तिताह के मौके पर रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ सोनभद्र में मौजूद रहेंगे और लोगों से खिताब भी करेंगे। जिला में सदर दफ्तर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर
धंधरौल बांध के नजदीक इफ्तिताही मुकाम का जायजा लेने पहुंचे। रियासत के जल शक्ति वजीर महेंद्र सिंह ने बताया है कि यह वजीर आजम की एक अहम स्कीम है जिसके तहत देही इलाकों में हर घर तक साफ पीने का पानी दस्तयाब कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि यह प्रोजेक्ट 2 वर्षों में मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है, लेकिन कोशिश है कि इसे वक्त से पहले मुकम्मल करके लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया कराया जाए। हर घर नल योजना के शुभारंभ जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, उसके तहत प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मिर्जापुर को चयन किया है और बुंदेलखंड के जिलों को, और 22 तारीख को उसी योजना का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी दिल्ली से वर्चुअल करेंगे। यहाँ पे जो करमाओ धंधरौल बांध का ये स्थान जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित रहेंगे और हर घर नल जो सोनभद्र में पेयजल को लेकर के एक बड़ा संकट है, उसका ध्यान देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रखा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की योजना को सफल करने के लिए 22 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं। हमारी 23 परियोजनाएं सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों जिलों को मिला करके हैं। सोनभद्र में 14 और मिर्जापुर में 9 परियोजनाएं हैं और इस परियोजना के माध्यम से हर घर जल की योजना को हम लोग साकार रूप प्रदान करेंगे। जितना हमारा क्षेत्र सोनभद्र का और मिर्जापुर का है, सभी मजरे, टोले, पूर्वे, पंचायत और घर घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। हम लोगों ने तय किया है कि 2 साल के अंदर अपनी परियोजनाओं को पूर्ण करेंगे। कोशिश करेंगे और जितनी जल्दी हो सकता है पूर्ण करके जिन क्षेत्रों की बातचीत आप कर रहे हैं उन सब क्षेत्रों में हम शुद्ध पेयजल पहुंचा पाएं, लोगों को बीमारी से बचाएं और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ बनाएं। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की 3री तकसीम स्नात तकरीब यूनिवर्सिटी के अहाते में मुनक़िद की गई। प्रोग्राम के दौरान मेडिकल के तलबा को डिग्री दी गई। मरकजी वजीर बराए सेहत व रोजगार संतोष गंगवार ने बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब में बीजेपी के कौमी तंजीमी वजीर शिव प्रकाश को डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री हासिल करने पर बीजेपी की तंजीमी वजीर शिव प्रकाश ने कहा है कि इस डिग्री को पाकर उन्हें और ज्यादा समाज की खिदमत करने की जिम्मेदारी मिली है। कोरोना का बहरान दोबारा बढ़ने के बारे में उन्होंने कहा है कि हुकूमत की गाइडलाइन पर अगर लोग अमल करें तो इस पर हमें कामयाबी मिलेगी। मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बेहतरीन काम कर रही है। कोरोना मुद्दत के दौरान मेडिकल शोबे में काम करने वाले डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के कामों को भी उन्होंने सराहा। उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क में तालीमी शोबे में अभी मजीद तब्दीली की जरूरत है और नई तालीमी पॉलिसी इस शोबे में नई बेहतरी लाने का काम करेगी। उन्होंने कहा है कि हमें तालीम को तिजारत नहीं बल्कि मिशन के तौर पर लेना होगा। I'm very thankful to my parents and of course the faculty which is behind here. हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था में काफ़ी सुधार होना है और दुनिया के अगर मुकाबले पर हम देखें तो इस क्षेत्र में हम काफ़ी पीछे हैं और अगर वर्ल्ड क्लास रैंकिंग की बात है तो हमारे देश के शिक्षा के स्तर में भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। चाहे मेडिकल कॉलेज हो और अच्छी शिक्षा की बात हो, हमारे देश के अंदर इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। तो रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के लोगों ने रोहिलखंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी शुरू की है। एक अच्छा प्रयास है, अच्छे ढंग से ये विश्वविद्यालय कायम करें, यूनिवर्सिटी कायम काम करें और जो आवश्यकताएं हैं इस क्षेत्र की उनको पूरा करने का काम करें। डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार ने इंडिया गेट पर वाक़े वार मेमोरियल पर अमर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर एनसीसी डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा भी मौजूद थे। हर बरस एनसीसी नवंबर के आखिरी इतवार को अपनी यौम तासीस तकरीब मनाती है। यौम एनसीसी से एक दिन कबल आज कैडेटों ने शहीदों को याद किया। यानी एनसीसी अपनी 72वीं वर्षगांठ मना रही है। हर साल नवंबर महीने के आखिरी रविवार को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर दिल्ली में इंडिया गेट के वॉर मेमोरियल पर रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा सहित कैडेटों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई थी और आज देश भर में राष्ट्रीय कैडेट कोर में करीब 15 लाख कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान कैडेटों द्वारा निभाई जा रही भूमिका को देखते हुए रक्षा सचिव ने एनसीसी को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बताया। हमारे जो लगभग 15 लाख एनसीसी कैडेट्स हैं
और जो करोड़ों की संख्या में हमारे एनसीसी एल्यूमनाई हैं, उन सबको बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं उनका। एनसीसी के बच्चों ने जो इस पेंडेमिक के वर्ष में जो भूमिका निभाई है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह, उन्होंने जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी मदद में, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, चाहे वो फूड मील सप्लाई की सहायता हो, कॉल सेंटर हो, मार्केट्स में सोशल डिस्टेंसिंग हो, इन सभी कार्यों में एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे लगभग 2 लाख बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है देश के सभी प्रांतों में। देश में एनसीसी के कुल 17 निदेशालय हैं, जिसमें कैडेट सामाजिक कार्यों और सामुदायिक विकास की गतिविधियों में भी हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 1971 के बाद अब कोरोना महामारी में भी 1,60,000 कैडेटों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। बॉर्डर और कोस्टल एरिया में 1100 से ज्यादा स्कूल और कॉलेजों की पहचान कर वहां भी एनसीसी की शुरुआत की जा रही है। डिजिटल इंडिया के तहत एनसीसी का एक ट्रेनिंग ऐप लॉन्च कर दिया गया है और एक अन्य दूसरा ऐप दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पिछले 4 महीने में करीब 65 कैंप ऑनलाइन आयोजित किए गए हैं, जिसमें 6000 कैडेटों ने हिस्सा लिया है। संविधान और हमारे कर्तव्यों के बारे में भी कैडेट देश में जागरूकता अभियान चला रहा है। 1971 के बाद कोरोना पेंडेमिक में पहली बार 1,60,000 कैडेट एम्प्लॉय किए गए हैं। ये 17 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरी में हुए हैं। 1 लाख बॉर्डर और कोस्टल एरिया में जो एनसीसी पहुंच हमने बढ़ाई है। इसमें 1100 से ऊपर स्कूल्स और कॉलेजेस हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इनको एनसीसी कॉलेजेस को अलॉट करनी स्टार्ट कर दी है। देश के कोने कोने में अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का महत्व समझा रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का लक्ष्य कैडेटों को समाज के अच्छे नागरिक बनाने और उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योग्य और अग्रणी बनाने के लिए उनमें चारित्रिक गुणों का विकास करना है। सामाजिक गतिविधियों में कैडेट स्वच्छ भारत अभियान, जल शक्ति, वृक्षारोपण, प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया जैसे जागरूक कार्यक्रमों में भी अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। छठ त्योहार पर वाराणसी में आज गंगा घाट पर खवातीन ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर 4 दिनों तक चलने वाले छठ त्योहार का अख्तिताम किया। कल शाम गुरूब होते हुए सूरज को जहां अर्घ्य दिया गया, वहीं आज उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर उस व्रत का अख्तिताम किया गया। रात से ही व्रत रखने वाली खवातीन का घाटों पर जमा होना शुरू हो गया था और सुबह 5 बजे खवातीन ने पानी में खड़े होकर इंतजार किया और जैसे ही भगवान भास्कर उदीयमान हुए, लोगों ने अर्घ्य देना शुरू कर दिया। इसके बाद आपस में प्रसाद तकसीम किया गया। व्रत रखने वाली ख्वातीन ने बताया है कि छठ पूजा से हमारी मानी गई हर ख्वाहिश पूरी होती है, इसलिए हम हर साल ये व्रत रखते हैं। छठ पूजा में सूर्य भगवान को सुबह उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके पूजा की जाती है। बच्चों की मनोकामना के लिए पूजा होती है। ये 3 दिन के लिए पूजा होता है। 3 दिन से शुरू होता है। पहले दिन खरना होता है, नहाना खाना, फिर दूसरे दिन नीराजल व्रत, तीसरे दिन अभी सुबह अर्घ्य दे करके फिर अब चना खा करके हम लोग जरई लील के पानी पियेंगे। पहले दिन जैसे चने की दाल और कद्दू डाल के सब दाल चावल खाया जाता है, दिन भर ऐसे ही रह के। फिर दूसरे दिन भर ऐसे ही रहेंगे व्रत। फिर रात में कद्दू का खीर और पूड़ी से व्रत जिसे अपना तोड़ते हैं। फिर उस तीसरे दिन एकदम निराजल रहते हैं। मनोकामना जो भी हम लोग मांगते हैं डाला छठ माता से, वो पूरा हो जाता है। राजधानी लखनऊ में गोमती के किनारे तुलू होते सूरज को अर्घ्य देकर छठ त्योहार का व्रत खत्म किया गया। इस मौके पर सुबह से ही ख्वातीन ने पानी में खड़े होकर सूरज निकलने का इंतजार किया और सूरज तुलू होने के साथ ही पूजा पाठ किया। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है, जो इस बार 20 नवंबर को अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देकर मनाया गया। छठ पूजा का 4 दिवसीय व्रत संतान की खुशहाली और अच्छे जीवन की कामना के लिए किया जाता है। ये अनुपम व्रत सूर्योपासना का है। इस दौरान सूर्य देव की पूजा की जाती है। ये व्रत केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष द्वारा भी किया जाता है। आज सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देकर महिलाओं ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को पूरा किया। कोरोना के देखते हुए, कोरोना महामारी के देखते हुए हम लोग सरकार के निर्देश के पालन किए हैं और उनके निर्देश के अनुसार
छठ मैया की पूजा हम लोग बहुत अच्छे से मनाए हैं। इस बार छठ पूजा हम लोग कोरोना को देखते हुए मास्क और उसके साथ दूरियां बनाते हुए हम लोग छठ पूजा किए हैं। छठ पूजा का महत्व तो बहुत ज्यादा है। यह व्रत सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जल, वायु आदि को समर्पित है। इस त्योहार को मुख्यतः बिहार में मनाया जाता है, लेकिन अब ये धीरे धीरे पूरे देश में मनाया जाने लगा है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। कहा जाता है कि ये व्रत संतान की रक्षा और उसके जीवन की खुशहाली के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का फल सैकड़ों यज्ञों की फल की प्राप्ति से भी ज्यादा होता है। आज जो छठ पूजा है, चूँकि जो इस समय लॉकडाउन चल रहा था, उसके बाद से जिस तरीके से थोड़ा सा पब्लिक में छूट हुई, उसी के बाद ये त्यौहार आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी समिति ने इस चीज़ का ध्यान रखा कि सब लोग दूरी बनाएं, मास्क रखें, सैनिटाइजर को बराबर प्रयोग में लाएं। माँ से, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे इससे भी ज़्यादा सुंदर हो, इससे ज़्यादा भव्य हो और सब पर माँ की कृपा हो। छठ पर्व के मद्देनजर लखनऊ में गोमती के घाटों पर जहां भीड़ दिखी, तो वहीं कुछ परिवारों ने कोविड के चलते अपने घरों में अस्थायी जल भराव कर छठ का पर्व सुरक्षित रूप से मनाया। हिमांशु सोनकर, डीडी न्यूज, लखनऊ। अयोध्या में कार्तिक मेले में हुजूम न जमा हो, इसके लिए आज से ही अयोध्या की सरहदों पर बैरियर लगा दिए गए हैं। बाहरी अफराद के दाखिले पर रोक लगा दी गई है। अयोध्या के मकामी लोग आईडी कार्ड दिखाकर ही अयोध्या में दाखिल हो सकते हैं। कार्तिक मेले के दौरान 22 नवंबर को 14 कोसी परिक्रमा है। इसी तरह 25 नवंबर को पंचकोसी परिक्रमा है और 30 नवंबर को रात में पूर्णिमा स्नान है, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में अकीदतमंद अयोध्या पहुंचते हैं। लेकिन इस मरतबा कोविड-19 वबा के मद्देनजर जिला इंतजामिया ने पूरे मुल्क के अकीदतमंदों से अपील की है कि वो कार्तिक मेले के दौरान अयोध्या न आएं, अपने घरों में रहकर पूजा अर्चना करें। यही नहीं, जिला इंतजामिया के साथ अयोध्या के संत और धर्म आचार्यों ने भी अकीदतमंदों से अपील की है कि वो अयोध्या न आएं और घरों में रहकर ही पूजा अर्चना करें। जिला मजिस्ट्रेट अनुज झा का कहना है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन के मद्देनजर अयोध्या की सरहदों को आज से ही बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है। अयोध्या के 13 मकामात की सरहदों को बैरियर से बंद किया गया है। किया जाए और सभी जो हमारे प्रमुख संतगण हैं, उन्होंने भी आह्वान किया है, अनुरोध किया लोगों से कि लोग अपने घरों से इस बार पूजा पाठ तथा अपनी निवेदित करें। तथापि पूरे रूट पे जो व्यवस्थाएं होनी है सुरक्षित तरीके से पर्व को संपादन करने के लिए, जैसे प्रकाश की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, वो कराई गई है। टॉयलेट की व्यवस्था रहेगी, मोबाइल टॉयलेट लगाए जाएंगे और पीने के पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। साथ ही साथ इसमें जगह जगह जो है कोविड हेल्प डेस्क की भी स्थापना की जा रही है, ताकि जहां भी आवश्यक हो तो लोगों की टेम्परेचर स्कैनिंग कराई जा सके और उनका अगर कहीं स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता है तो वो भी कराया जा सके। ऐसी टीम्स भी जगह जगह लगाई जा रही हैं। तो पूरी तैयारी हम लोगों की है और सुरक्षित तरीके से पूरे पर्व जो संपादित कराए जाएंगे। फर्रुखाबाद की वाहिद सहकारी चीनी मिल के पैराई सेशन 2020-21 का जिला मजिस्ट्रेट मानवेंद्र सिंह ने हवन पूजन करके आगाज किया। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट ने बैलगाड़ी से गन्ना लाए किसान और उनकी बैलों की गुलपोशी की। बैलों को गुड़ खिलाया और किसान की पोशाक पर स्टील की बाल्टी देकर एजाज से नवाजा। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने गन्ना तौलने वाली मशीन का रस्मी तरीके से इफ्तिताह करके चीनी मिल के पैराई सेशन की शुरुआत की। इससे कबल चीनी मिल पहुंचने पर वहां मौजूद अफसरान ने जिला मजिस्ट्रेट का फूलों से इस्तकबाल किया। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट ने गन्ना मिल के जनरल मैनेजर को ताकीद की है कि गन्ना लेकर आने वाले किसी भी किसान को कोई भी परेशानी न हो। जिला मजिस्ट्रेट मानवेंद्र सिंह ने इस मौके पर नामानिगारों से बातचीत करते हुए गन्ना किसानों के मफाद की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी गन्ना किसान को कोई परेशानी न हो, इसके लिए जिम्मेदारों को सख्त हिदायत दी गई हैं। मैं समझता हूँ कि ये टारगेट अचीव करेंगे तो भुगतान की स्थिति भी ठीक रहेगी और कमोबेश दूसरे शुगर मिल के सापेक्ष इसका भुगतान काफ़ी अच्छा है और जो शेष भुगतान बचा है बहुत मिनिमम है, वो बहुत जल्दी कर दिया जाए। प्रयास यही है कि गन्ने के क्षेत्र में जिस तरह आलू के क्षेत्र में जिला जाना जाता है, गन्ने के क्षेत्र में भी अपना एक पहचान बनाए। जिला इंतजामिया ने कुछ अनोखे तरीके से पराली जलाने से रोकथाम की तैयारी शुरू कर दी है।
कानपुर देहात जिला इंतजामिया ने किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए पराली को गौशालाओं को दान देने के लिए किसानों को मुतवज्जह करने के लिए एजाज और हौसला अफजा मुहिम की शुरुआत की है। इस सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर दिनेश चंद्र ने इस मुहिम की शुरुआत की। जिला मजिस्ट्रेट ने पराली दान देने वाले किसानों की इज्जत अफजाई की और किसानों को दान दी गई पराली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला मजिस्ट्रेट ने किसानों को जहां खादी की धोती कुर्ता दान किया, वहीं सर्दी की शुरुआत देखकर कंबल भी तकसीम किए। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट ने पराली दान देने और पराली न जलाने की अपील की। वहीं एजाज याफ्ता किसानों ने भी अपने किसान भाइयों से पराली दान देने और पराली न जलाने की अपील की है। प्रयास है कि किसानों को फसल न जले और उनको उचित सम्मान भी मिले। इसी दृष्टि में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोगों ने निराश्रित गौवंश के लिए कृषकों की पराली एक दान स्वरूप मांगने के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था, जिसके क्रम में किसानों ने 550 मैट्रिक टन पराली यहाँ कानपुर देहात में दे चुके हैं। आज एक नई परंपरा हम लोग अध्यक्ष जी के सहयोग से, सब लोगों के सहयोग से प्रारंभ कर रहे हैं कि उन कृषकों का सम्मान किया जाए। कृषक स्वावलंबी होता है, सम्मान चाहता है, अपना स्वाभिमान चाहता है। देने के लिए हमारे पास उनको सम्मान से अधिक और कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। इसलिए आज हम उनको टोपी, धोती, कुर्ता और एक कंबल देकर उनका सम्मान कर रहे हैं। हम लोग अपने खेतों में जो बवाए हैं, लेकिन इसको धुआं नहीं जलाएंगे, नहीं इसको इसी तरह जुतवा देंगे, पानी लगवा देंगे, जो भी होगा खाद बनेगी। अच्छी योजना है डीएम साहब के द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है। हम सभी किसान भाइयों से निवेदन करते हैं कि सभी लोग अपने किसानों खेतों में पराली न जलाएं। डीएम साहब ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है यहाँ पे। जो ये पराली जलाने से प्रदूषण वगैरह होता था, इससे काफ़ी लोगों को आराम मिली है और इसका हम लोग उपयोग जो है खाद बनाने में कर रहे हैं। आज यौम माही है। अभी माह जून में 2020 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए किसानों के मफाद के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है, जिसका मकसद माही परवरी को बढ़ाकर बरामदात के हदफ को बढ़ाने के साथ साथ किसानों को खुद कफील बनाना है। इस स्कीम में ऑन डिमांड सप्लाई से लेकर 5 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट शामिल हैं। आलमी यौम माही पर आजमगढ़ जिला ज़रई साइंस मरकज कोटवा के ऑडिटोरियम में माही परवरी से वाबस्ता अच्छी पैदावार करने वाले 15 किसानों को पोशाक देकर नवाजा गया। प्रोग्राम में जिला बागबानी अफसर, जिला ज़रई अफसर और जिला डेयरी पैदावार महकमे के लोगों के जरिए मौजूदा किसानों को आमदनी दोगुनी करने के वसाइल के बारे में तफसील से बताया गया। प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में प्रोजेक्टर के जरिए एक फिल्म भी दिखाई गई। ये विश्व माछकी डे है। इसके उपलक्ष्य में हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं और हम यहाँ पर अपने मत्स्य पालकों को मत्स्य की जानकारी दे रहे हैं और जो योजनाओं में हमने इनको लाभ दिया है और इसका जो प्रतिफल मिला है हमको अधिक मत्स्य उत्पादन में। इस समय हमारा इनलैंड फिशरीज में उत्तर प्रदेश जो है पहला स्थान पाया है। तो हमारे जो मत्स्य पालकों का योगदान है अच्छा उत्पादन की दृष्टि से, मैं इनको अपनी योजनाओं को जानकारी देते हुए इनको जो है पुरस्कृत कर रहा हूँ। मैं यहाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए जो है मुझे बहुत अच्छी जानकारी मत्स्य पालन व्यवसाय के लिए मिली है। मैं नीली क्रांति योजना के तहत फिश फीड मिल मुझे मिला है, जिसके लिए मैं मछली का दाना जो है मैश पाउडर बना रहा हूँ और इसके बारे में मुझे यहाँ काफ़ी जानकारी मिली। मैं मत्स्य पालन करता हूँ। मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो है मुझे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बताया गया आज, और इसके पहले मुझे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत तालाब सुधार योजना का लाभ दिया गया। जिस योजना का मैं लाभ लिया तो उसके बाद मेरा उत्पादन, मत्स्य उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ गया। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की 8वीं तक़सीम तकरीब को किया खिताब। 45 मेगावाट सलाहियत वाले मोनो क्रिस्टाइल फोटो वोल्टाइक और आबी तकनीकी मरकज का रखा संग बुनियाद। राजधानी लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने उस वक्त के आबपाशी महकमे के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को किया गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा। वज़ीर आला ने ज़ायद चौकसी की दी हिदायत। दिल्ली सरहद से मुल्हिक अजला में खुसूसी मुहिम।
और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को मिशन मोड में चलाने की हिदायत दी। प्रोजेक्ट का लिया जायजा, जून 2021 तक काम शुरू करने की स्कीम। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।